नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी श्रम कानून के बारे में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी भी नौकरी पेशा इंसान के मन में आ सकते हैं। आखिर अगर काम पर कोई अनहोनी हो जाए या सेहत साथ ना दे तो क्या होगा? कमाई का जरिया रुक जाए तो खर्च कैसे चलेगा? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए और कर्मचारियों को एक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, यानी ईएसआई एक्ट 1948। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। एक ऐसा सेफ्टी नेट जो बीमारी, चोट या मातृत्व जैसी मुश्किल घड़ियों में कर्मचारियों को सहारा देता है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सुरक्षा कवच के दायरे में कौन कौन आता है? इसका जवाब छिपा है कर्मचारी या एम्प्लॉय की कानूनी परिभाषा में। देखिए, परिभाषा तो काफी सीधी लगती है ना? लेकिन कानून इसे और साफ करने के लिए तीन अलग अलग तरह के रोजगार को इसके अंदर शामिल करता है। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कानून सिर्फ सीधे तौर पर काम पर रखे गए कर्मचारी को ही नहीं, बल्कि ठेकेदार के जरिए काम करने वाले या जिनकी सेवाएं कुछ समय के लिए कहीं और दी गई हों, उन्हें भी सुरक्षा देता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है पैसों की सीमा की। ये एक्ट आमतौर पर उन कर्मचारियों को कवर करता है जिनका महीने का वेतन, ध्यान रहे इसमें ओवरटाइम शामिल नहीं है, 21,000 रुपए से ज्यादा न हो। और देखिए, समय के साथ अदालतों ने भी इस परिभाषा का दायरा बढ़ाया है। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में शायद हम पहली नज़र में न सोचें, जैसे कि कैंटीन में काम करने वाले, पार्ट टाइम कर्मचारी या फिर वो जो कंपनी के लिए परिसर से बाहर काम करते हैं। लेकिन हाँ, जहां एक तरफ दायरा बढ़ाया गया है, वहीं कानून ये भी बिल्कुल साफ करता है कि कौन कर्मचारी नहीं है। जैसे किसी कंपनी का पार्टनर उसका कर्मचारी नहीं होता, या फिर वो ट्रेनी जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत ट्रेनिंग ले रहा हो। अब ये एक्ट सिर्फ कर्मचारी की ही नहीं, उनके परिवार की भी बात करता है। और परिवार की ये परिभाषा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि कर्मचारी के अलावा और किसे किसे मेडिकल जैसे कुछ फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कौन कौन इस एक्ट के दायरे में आता है। अब सवाल ये है कि ये एक्ट लागू कहाँ कहाँ होता है। तो इसकी शुरुआत होती है कारखाने या फैक्ट्री की परिभाषा से, और इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, वहां कम से कम 10 लोग काम करते हों, और दूसरी, वहां कोई निर्माण प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो। और ये जो निर्माण प्रक्रिया शब्द है ना, इसका मतलब काफी बड़ा हो सकता है। जैसे एक बहुत ही दिलचस्प केस था 2009 का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दुकान एलपीजी गैस की मदद से मिठाई बना रही है तो उसे भी एक कारखाना ही माना जाएगा। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी नियम निकलकर आता है जो अदालती फैसलों से बना है। एक बार कवर तो हमेशा कवर। इसका मतलब ये कि अगर कोई फैक्ट्री एक बार इस कानून के दायरे में आ गई तो फिर वो हमेशा इसमें रहेगी, भले ही बाद में वहां काम करने वालों की संख्या 10 से कम क्यों ना हो जाए। तो ठीक है, हमने देख लिया कि कौन कवर होता है और कहां। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर ये एक्ट कवर क्या क्या करता है? मतलब किन हालातों में ये सुरक्षा कवच काम आता है? इस एक्ट का एक बहुत बड़ा आधार है रोजगार संबंधी चोट। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चोट जो काम के वजह से या काम के दौरान लगी हो। और ये जरूरी नहीं कि दुर्घटना सिर्फ भारत में ही हो। एक्ट में मातृत्व यानी मैटरनिटी से जुड़े फायदों के लिए भी खास परिभाषाएं हैं, जैसे प्रसूति या कन्फाइनमेंट की परिभाषा, जो ये पक्का करती है कि महिला कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के मुश्किल वक्त में जरूरी सपोर्ट और छुट्टियां मिलें। अब अगर कोई चोट लगती है तो एक्ट ये भी देखता है कि उसका असर कितना गहरा है। इसे 3 लेवल पर समझा जाता है। पहला है अस्थायी, मतलब चोट ऐसी है कि कर्मचारी कुछ वक्त के लिए अपना काम नहीं कर सकता। दूसरा है स्थायी आंशिक, जिसमें कमाई करने की क्षमता पर हमेशा के लिए थोड़ा असर पड़ता है। और तीसरा है स्थायी पूर्ण, जो सबसे गंभीर है और इन्हीं के आधार पर तय होता है कि उसे क्या और कितना लाभ मिलेगा। तो अब तक हमने एक्ट के क्या, क्यों और कैसे को समझा। आखिर में चलिए देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। देखिए, कानून 2 तरह के नियोक्ताओं में फर्क करता है। एक है मुख्य नियोक्ता यानी मालिक, या वो व्यक्ति जिसकी आखिरी जिम्मेदारी होती है, और दूसरा है तत्काल नियोक्ता, जैसे कोई ठेकेदार जो कर्मचारियों को काम पर लाता है।
लेकिन इन सब के ऊपर है समुचित सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की। असल में वही इस पूरी योजना को चलाती है और ये भी तय करती है कि इस कानून का दायरा कहाँ तक बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, ईएसआई एक्ट ने पिछले 75 सालों में करोड़ों कर्मचारियों को एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज का दौर बदल रहा है, गिग इकोनॉमी है, रिमोट वर्क है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये 75 साल पुराना सुरक्षा कवच आज की इस नई दुनिया के लिए भी पूरी तरह से तैयार है?